हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो सभी लोग? बेटा अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग ये वाली जो सेकंड पार्ट है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का, इसको हम लोग जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। और इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं बेटा उसको डिस्कस कर लिया था। अब तक की कहानी कहाँ पहुंच चुकी है, एक बार जल्दी से आपको रिकैप कराता हूं बेटा। अब तक हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी। एक तो रेट लॉ पढ़ा बेटा, जिसमें हमारी बात हुई कि रेट बराबर होता है के सम कांस्टेंट बेटा, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस रेज टू सम पावर्स एक्स एंड वाई। इसके अलावा बेटा हमने क्या डिस्कस किया? इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है हम बात कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की, और उसमें फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन अपने हमने पढ़ी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है हमारी, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। तो यहां से 100% आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ऐसा मैं पहली क्लास में दावा कर चुका हूं बेटा। अभी हम लोग चैप्टर के दूसरे हिस्से पे मूव कर रहे हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंस। जो रिएक्शन का रेट होता है बेटा, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जो रिएक्शन की रेट होती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आप लोगों ने ये कॉमन लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम जर्नली जो रिएक्शंस हैं, जो भी हमारे आसपास काम हो रहा है, उसको अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर पर कराएं तो वो काम फास्ट हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो चीजें जल्दी होती हैं, प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जो है वो कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जो मिल्क है, ठीक है, अगर आप हॉट मिल्क के अंदर अगर आप नींबू जो है डालोगे तो वो जल्दी जो है क्या बनेगा, पनीर बनेगा, है ना, पनीर बनेगा, या जो भी होगा, दूध खराब हो जाएगा। बट अगर कोल्ड मिल्क के अंदर अगर आप नींबू निचोड़ दो बेटा, तो वो प्रोसेस उतना फास्ट नहीं होगा, होगा बट इतना फास्ट नहीं होगा। तो ये कॉमन हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बेटा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केमिकल प्रोसेसेस फास्ट होते हैं। तो यही चीज हमें यहां टेम्परेचर डिपेंडेंस में डिस्कस करनी है। तो जो सबसे पहला बुलेट पॉइंट है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हम लोग यहां पर चीजों को सुनेंगे बेटा, बिल्कुल काम की बातें सुननी है, इधर उधर का कुछ भी नहीं। तो पहला पॉइंट जो बेटा आप लोगों को समझ आना चाहिए वो क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज अगर आप करोगे बेटा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बोलो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है, सुनो। ऑन एन एवरेज अगर मैं एक एवरेज बात करता हूं, तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट डबल्स। तो ये एक एवरेज, ऑन एन एवरेज बेटा हम लोग बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने N2O5 का डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल भी दे रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे करोगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे करोगे, 50 डिग्री सेल्सियस पे करोगे, तो N2O5 का डिकम्पोजिशन कितनी देर में होगा, ठीक है। तो एक जर्नल में एक एवरेज बात कर रहा हूं कि अगर हम 10 डिग्री का टेम्परेचर में राइज करें, तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज बेटा जो रिएक्शन का रेट होगा वो डबल हो जाएगा। जो रिएक्शन की रेट होगी वो कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये क्वालिटेटिव आइडिया है, एक जर्नल रफ आइडिया है। हम अभी बेटा एग्जैक्टली ये भी पता करेंगे कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले एक रफ आइडिया हमारे पास आया कि भाई ऑन एन एवरेज अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दें तो रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। अभी ना हम दोनों बातें करेंगे बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा क्या हो रहा है कि रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है,
ये बात भी करेंगे हम लोग। और ये भी बात करेंगे कि ये रफ आइडिया अगर हटा दो सर, तो एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन सब हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे। जो पहला पार्ट था चैप्टर का बेटा, उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे थे और उसके हिसाब से हम रेट को मेजर कर रहे थे। अब ये जो दूसरा पार्ट है, इसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेशंस को फिक्स करके टेम्परेचर्स को बेटा चेंज करेंगे और देखेंगे कि रिएक्शन का रेट कैसे चेंज हो रहा है। नंबर एक। नंबर दो, मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में प्लांट कर दिया कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। और ऑन एन एवरेज बेटा अगर आपने 10 डिग्री राइज किया टेम्परेचर में, तो रिएक्शन का रेट लगभग डबल हो जाएगा। अब हम दोनों बात करेंगे। पहला तो सर ये बताओ कि रिएक्शन का रेट बढ़ा क्यों, वाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ता है सर। और बेटा दूसरा कि कितना बढ़ता है, हाउ मच। अगर मैं 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रिएक्शन रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों सवालों के जवाब बेटा आज की क्लास में हमें मिलेंगे। जो y का आंसर रहेगा वो हम एक कर्व पढ़ेंगे, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और उसकी हेल्प से बेटा हम ये सीखेंगे कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन के रेट बढ़ते हैं। ठीक है। और एक आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, जिसकी हेल्प से पता करेंगे कि कितना ज्यादा रेट इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर डिपेंडेंट से मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में बेटा लगभग 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स, 3 तो फिक्स कर लो बिल्कुल आंख बंद करके। ये तो फिक्स है बेटा, बोर्ड एग्जाम में 100% जो है आपको 2-3 नंबर टेम्परेचर डिपेंडेंट से मिल जाएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। दोनों चीजों को बेटा हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि कितना रेट इंक्रीज होगा और क्यों इंक्रीज होगा सर, ये तो बताओ। तो देखो, उसको समझाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आने वाली है। पहले मैं ना थोड़ा सीक्वेंस को चेंज कर रहा हूं। मैं आपको एक टर्म सिखाना चाहता हूं यहां पे, एक्टिवेशन एनर्जी। और उस एक्टिवेशन एनर्जी को समझाने के लिए मैं पहले आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ा रहा हूं। जबकि जब आप बुक में देखते हो बेटा, तो बुक के अंदर क्या रहता है, पहले आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता दिया गया है और उसके बाद कोलिजन थ्योरी डिस्कस हुई है। तो थोड़ा सा ना सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं अपनी समझ को ओके रखने के लिए। तो चलो हेडिंग डाल लो फटाफट से बेटा, कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी बड़ी ही आसान सी बेसिक सी एक थ्योरी है जो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाती है। याद है जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, तब हमारी ये बात हुई थी कि सर जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या बता सकते हैं। तो बेटा हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या है, और दूसरा हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो जो रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस होता है वो कोलिजन थ्योरी से ही होता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं क्या मेरे पास इसका। तो बेटा कोलिजन थ्योरी की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, कोलिजन थ्योरी की हेल्प से ही हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे आता है। तो कोलिजन थ्योरी सभी लोग हेडिंग डाल लो। और जैसा कि बेटा नाम से आइडिया लग रहा है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है कोलिजन थ्योरी के। जैसे हमारी जो कोलिजन थ्योरी है ये मान के चलती है कि जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा, वो सॉलिड स्फेयर्स होते हैं, सॉलिड स्फेयर्स होते हैं। ये मान के चलती है आपकी कोलिजन थ्योरी। तो कुछ अजम्पशंस है। कोलिजन थ्योरी मानती है कि जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, दे आर सॉलिड स्फेयर्स बेटा। ठीक है, ये अजम्पशन है। तो ये पहला पॉइंट हमने लिख लिया कि जो रिएक्टेंट हैं वो सॉलिड स्फेयर्स हैं। दूसरा पॉइंट सर जी क्या है, तो बेटा कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है देखते चलना, टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, मस्ट कोलाइड विद ईच अदर बेटा।
तो ये सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और जैसा कि नाम से भी आपको बेटा आइडिया लग ही रहा होगा कि हमारी जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, अगर आपको बेटा प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलॉइड करना पड़ेगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा? आपस में कोलॉइड करना पड़ेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब टकराने से क्या होगा सर? बेटा टकराने से मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। टकराने से क्या होगा? जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। देखो कोई भी रिएक्शन होती है बेटा, रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं एक बेसिक सा रिएक्शन लिखता हूं जिसमें H2, थोड़ा सा इसको और कम कर लेते हैं, तो एक बेसिक सी रिएक्शन में लिख रहा हूं बेटा जिसमें H2 I2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2HI बना रहा है। तो अब एक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? क्या नए एटम्स जनरेट होते हैं? ना ना, ठीक है, पुराने एटम्स कहीं गायब हो जाते हैं? नहीं। देखो इधर भी हाइड्रोजन आयोडीन है, इधर भी हाइड्रोजन आयोडीन है। तो एक रिएक्शन के अंदर होता क्या है सर? बेटा एक रिएक्शन के अंदर पता है क्या होता है? पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो आपस में बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। आयोडीन आयोडीन का आपस में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। और बेटा हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं बेटा, जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, और जो नए बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। एक रिएक्शन के अंदर बेसिक थीम ये होता है। तो थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में कोलॉइड करना पड़ेगा, उन्हें आपस में टकराना पड़ेगा, और जब वो टकराएंगे तो उनके टकराने की जो काइनेटिक एनर्जी हो रही है जिसकी उनके टकराने से, तो बेटा उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा, है ना। जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं आपस में तो गाड़ियों की शक्ल चेंज हो जाती है, देखा ना कितनी मजबूत जो लोहे के रॉड हैं, गाड़ी पार्ट्स हैं गाड़ी के अंदर, वो पार्ट्स भी ब्रेक हो जाते हैं। तो वो पार्ट्स तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आई? जो गाड़ियां टकराई बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से जो है वो बॉन्ड्स तोड़े गए, वो पार्ट्स तोड़े गए गाड़ियों के। सेम काम मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी से उनके पुराने बॉन्ड्स बेटा ब्रेक होते हैं, ठीक है, और पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होकर नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, और हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। तो आप ये समझो कि कोलिजन थ्योरी का जो पहला बेसिक पॉइंट है वो ये है कि अगर रिएक्शन कराना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को टकराना पड़ेगा। ठीक है भैया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं टकराएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, अब सुनो पॉइंट नंबर 2 बेटा। 1 सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम जो कोलिजन्स होते हैं बेटा उन्हें हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। एक रिएक्शन मिक्सचर में बेटा एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा गए उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो पॉइंट्स है ना उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा एक एक करके। तो पहला तो अजम्पशन हमने क्या मान के चला बताओ कोलिजन थ्योरी में? पहला अजम्पशन हमने मान के चला कि भाई जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्फीयर है। फिर सर दूसरी बात क्या थी इस थ्योरी की? तो बेटा दूसरी बात ये थी कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलॉइड करना होगा। क्या करना होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलॉइड करना होगा। अच्छा, अब पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड जितने कोलिजन्स होंगे,
पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड बेटा जितने कोलिजन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस बोर्ड को क्या हो गया, अभी जो देखते भैया हैंग कर रहा है ना, सुबह सुबह का टाइम है, ठंड फील कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। ओके ओके, कुछ हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये, अभी कर लेते हैं काम इसका। तो बेटा पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, उसी को आपने क्या बोल दिया, उसी को आपने बोल दिया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोल दिया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक और पेज देखते हैं लेके, तो उसको हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल दिया। अब इधर कर लेते हैं ना, वो वाला पेज बेटा थोड़ा सा, ओके ओके, ठीक। तो अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी से आगे हम लोग कहानी को बढ़ाएंगे। एक सेकंड दे दो बस, अभी इसको शुरू कर देते हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है बेटा। ओके, तो एक एक पॉइंट्स को जो है आप ध्यान में रख के चलेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी ने क्या क्या कहानी हमसे कही। ओके, शुरू हो जाओ बेटा जल्दी फटाफट, बहुत कुछ कवर करना है आज की क्लास में। टेम्परेचर डिपेंडेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं अपने पास उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक। और बोर्ड कुछ बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, वो आपको अपने एंड से लगाने होंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की भी कुछ वीडियोस बेटा लेकर आऊंगा, जिसमें आप सब लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलो ऐसा करते हैं बेटा, हम पीसी को हटा देते हैं और हम एंड्रॉयड पर ही काम कर लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ हमारी उससे लॉस्ट हो जाएगी, बट डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम जो है बिना पीडीएफ के भी काम चला सकते हैं। चलिए, तो कोलिजन थ्योरी की बातचीत चल रही थी बेटा, और कोलिजन थ्योरी में आपको क्या क्या मैंने सिखा दिया उसको एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं। नंबर एक, पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्फीयर होते हैं ना। जल्दी से कवर कर लेते हैं वापस से। और फिर बताओ दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात क्या कही कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करना होगा, कोलॉइड करना होगा बेटा, आपस में कोलॉइड करना होगा। नंबर तीन हमारी क्या बात हुई कि सर पर सेकंड जितने कोलिजन होते हैं, पर सेकंड जितने कोलिजन्स होते हैं उसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेटा, और उसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाऊंगा तो सही यहां पर कोलिजन थ्योरी में, बट बहुत ज्यादा बेटा वो यूज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो पर सेकंड कितने कोलिजन हुए उनको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा सारे कोलिजन से ना प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल धीरे 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 आ रहा है और टकरा गया उससे भी प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक कोलिजन से बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ कोलिजन्स ही प्रोडक्ट फॉर्म कर पाते हैं। और आप ये समझ लें कि बेटा जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, जो कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कोलिजन्स जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे उन कोलिजन्स को बेटा हम इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स। तो बात को समझते चलना ध्यान से। पहला, पर सेकंड कितने कोलिजन हुए वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। दूसरा, जिन कोलिजन्स से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उन कोलिजन्स को हमने क्या बोला, इफेक्टिव कोलिजन्स। उन कोलिजन्स को हमने क्या बोला, इफेक्टिव कोलिजन्स। जिन कोलिजन्स से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप इफेक्टिव कोलिजन बोलोगे, जिनसे प्रोडक्ट बनेगा। अब सुनना सबसे काम की बात, जिसकी वजह से ये थ्योरी मैं पहले लेके आया हूं बेटा, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना।
किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए, अगर आपका कोलिजन इफेक्टिव होना चाहता है, वो प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहता है, तो किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए बेटा दो पॉइंट होते हैं, दो शर्तें होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं। अगर वो दोनों शर्तों को पूरा करेगा तभी वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। तो कोई भी कोलिजन इफेक्टिव तब होता है जब वो दो कंडीशंस को बेटा फॉलो करता है। कंडीशन नंबर एक होती है एनर्जी, और कंडीशन नंबर दो होती है ओरिएंटेशन बेटा, डायरेक्शन। दो ऐसी फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की, जिन शर्तों को, जिन कंडीशंस को पूरा किए बिना बेटा कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो एनर्जी चाहिए और एक क्या चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए। बहुत ही बेसिक तरीके से लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। तो एक कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए मिनिमम एनर्जी के साथ टकराना पड़ता है। आप खुद सोचो, जैसे मान लो आप गाड़ी का जो गाड़ी इमेजिन कर लो, आप गाड़ी, दो गाड़ियां टकराते हो और आप चाहते हो कि ये गाड़ी का जो आगे का बम्पर है वो टूट जाए। एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है। अब सोचो दो गाड़ियां बेटा, अगर सामने वाला बम्पर आप तोड़ना चाहते हो और आपने जो दो गाड़ियों का कोलिजन कराया वो कराया बहुत स्लो, ऐसे धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, मरी मरी सी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, और जस्ट ऐसे टच हुई, तो क्या आगे का बम्पर टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर आपको बम्पर तोड़ना है तो ये गाड़ी तेजी से टकरानी चाहिए, एक प्रॉपर एनर्जी के साथ टकरानी चाहिए बेटा, ठीक। तो सबसे पहला फैक्टर जो है, अगर आप पुराने बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए बेटा एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और उसी मिनिमम एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी जो बेटा पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए जरूरी होती है, उसी मिनिमम एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। जिसकी वजह से मैं आपको ये कहानी सुना पा रहा हूं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से मैंने ये कोलिजन थ्योरी शुरू करी है, वो एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो क्या सीखा? नंबर एक, प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट्स को टकराना होगा, पर सेकंड जितने रिएक्टेंट टकराएंगे उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जेड ए बी या सिंपली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो कोलिजन से प्रोडक्ट बनेंगे, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, जिन कोलिजन से बेटा प्रोडक्ट बनेंगे उनको क्या बोल देंगे हम? इफेक्टिव कोलिजन बोल देंगे। फिर इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए सर? इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए बेटा एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर डायरेक्शन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का, जिस तरफ से टकराना है उसी तरफ से टकराना चाहिए, वरना तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। जैसे गाड़ियां टकरा रहे थे हम तो, और बम्पर को तोड़ना चाहते थे बेटा, तो अगर आप इसका बम्पर तोड़ना चाहते हो तो भाई सामने से ही गाड़ी टकराए जब आके प्रॉपर एनर्जी से, तभी बम्पर टूटेगा। अगर आपने जो है बेटा आगे का जो आगे वाला हमारा बम्पर है उसे हम तोड़ना चाहते हैं और गाड़ी को हम पीछे से कोलाइड कराएं, तो पीछे वाला बम्पर टूटेगा ना, डिग्गी टूटेगी फिर वहां पे। कहने का मतलब यह है कि अगर आगे की हेडलाइट तोड़नी है तो आगे से ही टकराना पड़ेगा गाड़ी को, ओके। पीछे की हेडलाइट तोड़नी है तो पीछे से ही टकराना पड़ेगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी भी कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाता है। तो बेटा दो फैक्टर्स होते हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है और एक ओरिएंटेशन होता है, डायरेक्शन होती है। अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हुई, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हुई तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, तो फिर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा बेटा। बात समझ में आती है? तो कोलिजन थ्योरी की हेल्प से मैं एक छोटा सा फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं बेटे,
और उस फॉर्मूले से ही मैं टेम्परेचर के पास चला जाऊंगा, टेम्परेचर वाली कहानी सुना दूंगा कि भाई टेम्परेचर पर कितना, टेम्परेचर बदलने से कितना आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। पहले बताइए ये प्रोग्राम आपको समझ में आता है, ये सीन समझ में आता है। इजी, प्रोडक्ट बनाने के लिए टकराना पड़ेगा, पर सेकंड जितने टकराए कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, जिनसे बना वो इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए एनर्जी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, एनर्जी जो मिनिमम चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी, और एक प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर कौन सी होगी वो अपने को मतलब नहीं है, बस इतना पता रहे बैक ऑफ द माइंड कि भाई प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए बेटा। बात समझ में आती है? अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे और सुनो आगे की कहानी बेटे। अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन की बात करता हूं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज्यादा है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते चलना बेटा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे E से रिप्रेजेंट किया मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT से। सो दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है बेटा, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, तुम्हारे आर्हीनियस, बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें है। फिलहाल तो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो समझा रहा हूं, क्योंकि हमें कुछ दिन बाद एग्जाम देना है। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक एक पॉइंट को सुनते चलना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, उस फ्रैक्शन को हम कैसे देते हैं? E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT से बेटा। ओके ठीक। अब मैं कोलिजन थ्योरी से एक फार्मूला बना रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना। हमने ये देखा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कोलिजन्स, ये सब क्या होते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन वाले मॉलिक्यूल्स के लिए हमने एक टर्म भी दे दिया E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। अब जो रिएक्शन का रेट होगा, देखो हमने ये पढ़ रखा है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है? K कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर x। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशंस को फिक्स कर दूं तो रेट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? K के। तो यहां जो बेटा हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं वो K के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा Z से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलॉइड करेंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कोलॉइड करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे प्रोडक्ट फॉर्म होने के, और रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही रेट आपका ज्यादा होगा बेटा। ऐसे ही जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT के। ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर भी उस केस में भी रेट आपका बढ़ जाएगा बेटा। ओके, तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? K प्रोपोर्शनल टू Z इंटू E रेज टू पावर EA अपॉन RT लिख सकते हैं। और जब मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर बेटा हम लोग लगाते हैं जो कि डायरेक्शन या ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताता है। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी फैक्टर P लगाकर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, ये ओरिएंटेशन फैक्टर है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू P हम एक और कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलेंगे, और A से उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। तो ये इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। डेरिवेशन को गोली मारो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन, और अभी मैं इसकी थोड़ी सी शक्ल बदलूंगा, वो इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो हमने क्या सीखा, वापस से एक बार सिखाता हूं। पहला, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ज्यादा होगा। भाई जितने मॉलिक्यूल टकराएंगे उतना ही चांस है प्रोडक्ट बनने का, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे बेटे। और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सर ये क्या है बेटा, ये एक टर्म है जो आपको बता रहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, ये वो टर्म है। इसके बाद और सर, तो हमने दोनों को जोड़ के लिख दिया, फिर एक इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जो क्या बता रहा था सर जी, जो डायरेक्शन बता रहा था। करना जाना कुछ नहीं है, हमें करना कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं करना यहां पे आपको। ऑल यू हैव टू डू इज टू लिसन, सुनना है बस कि कौन क्या है, जहां करना होगा वहां मैं बताऊंगा। तो बेटा ये एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर हमने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ओरिएंटेशन फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। और जब हमने z और p का मल्टीप्लाई किया तो हमें a मिला, जिसे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं। ये नेचुरल एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हो बेटा, इज नेचुरल एक्सपोनेंट, या इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल देते हैं, कोई बात नहीं, अपने को उससे लेना देना नहीं है। ये फाइनल जो फॉर्म बन रही है इसे हम ध्यान रखेंगे, ठीक। k इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर ई अपॉन आर टी। यहां से टेम्परेचर और k का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बन सकता है बेटा। k वर्सेस टेम्परेचर का मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो वो भी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ, चलो ग्राफ एक साथ बनाएंगे। एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा बेटा इस तरीके का, ऐसे, ठीक है, क्लियर। ये नेगेटिव साइन की वजह से k वर्सेस t का। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि कैसे हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रेट को रिलेट कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को हम एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये इक्वेशन अभी मैथमेटिकली सॉल्व आप नहीं कर पाओगे, टिपिकल हो जाएगा, ई रेस टू पावर ई अपॉन आर टी। तो इसकी शक्ल अब हमें चेंज करनी है, एक फाइनल फॉर्मूला लेके आना है, और उस फाइनल फॉर्मूले के बाद, ठीक है, उस फाइनल फॉर्मूले के बाद हम जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बेटा यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन की शक्ल बदलते हैं, तो अगले पेज पर इसकी शक्ल बदली जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेटा डेरिवेशंस की चिंता मत करना, ज्यादा करके तो दिखाऊंगा, देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब तक कहीं ऐसा मैंने ज्यादा देखा नहीं कि जब डेरिवेशंस आपसे डिस्कस करवाए जाएं। तो अभी आप फिलहाल बस देख लो, एंजॉय करो कि कैसे हम नया फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। तो बेटा ये फॉर्म आ चुकी है अभी थोड़ी देर पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, कोलिजन थ्योरी की हेल्प से, और अब यहां दोनों साइड में नेचुरल लॉग ले रहा हूं। सो टेकिंग natural log on both sides, तो दोनों साइड हम नेचुरल लॉग लेंगे, तो ये बनेगा बेटा ln k, ये बनेगा ln a, और लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो ये बनेगा log e रेज टू पावर e अपॉन आर टी। इस मल्टीप्लाई की वजह से बेटा यहां पर मैंने प्लस लगा दिया। अब बताओ लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, कि पावर बाहर आ जाएगी, तो देखो ये बनेगा ln k इक्वल्स टू ln a, ये बाहर आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी, और इधर ln e, और बेटा ln e की वैल्यू होती है क्या, 1, ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या बनेगा,
यहां से लेके आ रहा हूं 2.303 log k इक्वल्स टू 2.303 बताओ log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। 2.303 को दो जगह यूज करने से अच्छा है एक जगह यूज करें, तो पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर बनेगा log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये है बेटा वो फॉर्म जो आपको याद रखना है। ग्राफ्स भी काफी यहां से बन सकते हैं बेटा, तो ग्राफ आप ध्यान रखें। देखो एक तो आप ग्राफ यहां बना सकते हो, इस टेम्परेचर को मैं साइड में रख रहा हूं, 1/t लिख सकता हूं इसको, तो ln के वर्सेस 1/t का एक ग्राफ बन सकता है बेटा स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल्स टू mx c, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ। तो देखो यहीं बना दूं, थोड़ा सा इधर बना देते बेटा साइड लेकर, ठीक है। तो देखो यहां पर एक ग्राफ तो मैं बना सकता हूं जिसमें ln के वर्सेस 1/t का बेटा इस तरह का ग्राफ बनेगा, और इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो y इंटरसेप्ट होगा ln a, ये वाली वैल्यू होगी, और इसकी जो स्लोप होगी बेटा वो होगी माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। और एक बेटा ग्राफ हम बना सकते हैं यहां पर, कैसे? तो यहां एक ग्राफ बना सकते हैं हम log के वर्सेस 1/t का, और log के वर्सेस 1/t का ग्राफ भी नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। बोलो ई ए अपॉन 2.303 आर, ये तो होगी इसकी स्लोप, देखो 2.303 आ गया, और इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो log a होगा, ठीक। तो यहां पे ये छोटे छोटे दो ग्राफ्स आप याद रख सकते हैं, और ये वो फॉर्म है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है। यहां से एक न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है, या फिर दो टेम्परेचर्स पर इस इक्वेशन को हम एनालाइज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और फिर मैं इसे दो टेम्परेचर्स पर एनालाइज करके दिखाता हूं। स्क्रीनशॉट लिया, तो बेटा हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, ठीक है, तो T1 टेम्परेचर पर ये कैसी दिखेगी, log k1, a को हम मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ a चेंज नहीं हो रहा है, माइनस ई ए अपॉन आर T1। और सिमिलरली बेटा एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 ये दिखेगा कैसा, log k2 इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन आर T2। अब अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं, तो log k2 माइनस k1 क्या बनेगा, log k2 अपॉन k1। तो फाइनल लिख रहा हूं बेटा यहां पर एक इक्वेशन, और log a से log a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो फॉर्म बनेगी जहां से हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे वो है log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303, यहां पर दोनों जगह था बेटा 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। टेम्परेचर केल्विन में रखने हैं, टेम्परेचर यहां केल्विन में रखने हैं आपको भाई, ओके। टेम्परेचर केल्विन में रखना है, बाकी आर गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 8.314 केल्विन केजी जूल पर केल्विन पर मोल इसकी बेटा यूनिट यहां पर यूज करनी है। और ई ए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये के और के1 आप
K1 और K2 आपके रेट कांस्टेंट्स है। K1 T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है और K2 T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में 100% मिलेगा बेटा, ये फॉर्मूला मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये फॉर्मूला एग्जाम फॉर्मूला है, और मैं इस फॉर्मूले के लिए लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा बोलो, 100% 2026 बोर्ड एग्जाम। 100% बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये फॉर्मूला 2026 28 तारीख के पेपर में जरूर 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 मिलेगा। ठीक है, 28 को 18 को जब भी है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे बेटे। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे बेटा चैप्टर वाइज। फिलहाल तो मैं जस्ट इस थ्योरी को कवर कर देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं, कंक्लूड कर देता हूं बेटा। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने क्या देखी कि भाई टेम्परेचर के साथ रेट इंक्रीज होता है, और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि रेट कितना इंक्रीज होता है। तो बेटा इस हिसाब से रेट इंक्रीज होता है, इस हिसाब से रेट इंक्रीज होता है। ओके, अब यहां पर एक और जो छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं वो है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, चलो पहले मैक्सवेल बता दूं, फिर 2-3 न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ने के बाद हम 2-3 न्यूमेरिकल्स की बेटा प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद कैटलिस्ट का एक छोटा सा पार्ट है, कैटलिस्ट को कवर कर लेंगे। ठीक, मॉलिक्युलैरिटी, अभी जैसे हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी बेटा, तो एक टर्म होता है मॉलिक्युलैरिटी, इसको भी देख लो। पहले हमने पिछली क्लास में नहीं करी थी क्योंकि कोलिजन थ्योरी के बाद ही बताना चाह रहा था मैं इसको। मॉलिक्युलैरिटी बेटा किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स कोलॉइड हो रहे हैं, हमने बात करी कि भाई मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ेगा, तो कितने टकरा रहे हैं, 2 टकरा रहे हैं, 3 टकरा रहे हैं, 4 टकरा रहे हैं एट द सेम टाइम प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, उसको मॉलिक्युलैरिटी कहते हैं। मॉलिक्युलैरिटी बेटा 0 नहीं हो सकती, 1 2 3 ही हो सकती है, ऑर्डर 0 हो सकता था। मॉलिक्युलैरिटी बेटा फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, आधा मॉलिक्यूल नहीं टकरा सकता किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, तो यही वैल्यू होती है। 4 से ज्यादा भी नहीं होती मॉलिक्युलैरिटी, क्योंकि इस बात के भी चांसेस बेटा बहुत कम है कि 4 मॉलिक्यूल्स एक टाइम पर एक जगह आकर प्रॉपर एनर्जी से प्रॉपर डायरेक्शन से कोलॉइड कर जाए, तो मैक्सिमम मॉलिक्युलैरिटी 3 होती है। ठीक, और मॉलिक्युलैरिटी आप रिएक्शन की शक्ल देखकर भी बता सकते हो। जैसे अगर मैं इस तरह का रिएक्शन लिख देता हूं, H2I2 से मिलकर HI बना रहा है, तो आप कह सकते हो इसकी मॉलिक्युलैरिटी 2 है। ठीक, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन मिलकर टकरा रहा है, स्टोइकियोमेट्री से बता सकते हैं। अगर मॉलिक्युलैरिटी स्टोइकियोमेट्री से 2 से ज्यादा आ रही है, 3 से ज्यादा आ रही है, तो फिर वो रिएक्शन बेटा 1 से ज्यादा स्टेप्स में कंक्लूड होते हैं, और ऐसे ही रिएक्शंस को आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हो। तो जो 1 से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं ना, उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जैसे कोई एक रिएक्शन में लिखता हूं जिसमें A से B मिल रहा है और C बना, फिर C जो है एक और B से मिलके D बना रहा है। ठीक है, तो जब ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो ये C कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन होगी A + 2B और इससे D बन रहा है। तो ये 2 स्टेप्स में हुआ बेटा, ये स्टेप 1 था। प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको इसलिए दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपको एग्जाम में खुद बताएगा कि भाई कॉम्प्लेक्स है रिएक्शन या एलिमेंट्री है, और अगर कुछ भी नहीं बता रहा तो आप उसे कॉम्प्लेक्स मान के चलोगे, अपनी तरफ से एलिमेंट्री मत मान लेना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मान के चलेंगे। तो पहला स्टेप मान लो स्लो स्टेप है बेटा, और दूसरा स्टेप फास्ट है। तो जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो छोटी मोटी बातें हैं ये। जो स्लो स्टेप होगी बेटा वही क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, वही रेट को डिसाइड करेगी स्लो स्टेप। तो बस
ठीक है, ध्यान रखना कि ऐसा 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 होता है कि भाई अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, अगर सिंगल स्टेप में हो रही है तो उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स में जो स्लो स्टेप होती है वो आरडीएस होती है। मॉलिकुलैरिटी को देखकर बताया जा सकता है, एक से ज्यादा मॉलिकुलैरिटी, अगर 3 से ज्यादा मॉलिकुलैरिटी आ रही है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे। फिर उसमें हर एक स्टेप की मॉलिकुलैरिटी अलग अलग बताई जाएगी, हर एक स्टेप की अलग अलग मॉलिकुलैरिटी बेटा बताई जाएगी, और उसमें ओवरऑल कोई रिएक्शन की फिर मॉलिकुलैरिटी नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें थी जो बस ऐसे ही हमने बातचीत पे कवर कर ली है। नोट्स में बेटा ये आपको मिलेगा, और अपने नोट्स जो हमने बनाए क्लास में रेगुलर बेसिस पर, उसमें बेटा ये आपको देखने को मिलेगा। तो और भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं कवर कर लूं, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि मेन मोटिव है हमारा आज की क्लास का। आज की क्लास बेटा जो हमारा मोटिव है वो है इसके क्वेश्चंस लगाना, दिस। और जब हम इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे तब हम तसल्ली कर लेंगे कि भाई ठीक है, हमने 2-3 नंबर अपने बोर्ड में सिक्योर कर लिए, 2-3 मार्क्स आपसे जरूर पूछा जाएगा ये इक्वेशन बेटा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मैं आज शुरुआत करूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। बट उससे पहले मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल ने भी यही टेम्परेचर वाली जो बात थी इसको थोड़ा सा क्वालिटेटिव तरीके से हमें समझाया। मैक्सवेल ने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ रहा है। तो मैक्सवेल ने एक प्रैक्टिकल ग्राफ बनाया बेटा, जिसमें वाई एक्सिस पर उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखा बेटा, और जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पर इन्होंने रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रखी, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाया, और एनर्जी भी कौन सी, काइनेटिक, तो जब ग्राफ बनाया बेटा तो वो कुछ इस तरह का कर्व बना। जब ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस तरह का कर्व आपको देखने को मिला मैक्सवेल का। इसमें हाँ, हम इस कर्व को बेटा फिजिक्स में पढ़ते थे केटीजी में, कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी उनका फ्रैक्शन 0 है। हाई एनर्जी वाले, देखो इधर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, इनकी भी जो है अमाउंट कम है, कम फ्रैक्शन है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इस काइनेटिक एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है, इसे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और जो एरिया है, एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है। जो एरिया है ग्राफ के अंडर का, इट गिव्स अस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये ग्राफ मान लो टी टेम्परेचर पर मैक्सवेल ने बनाया, और यहां कहीं पर मैं एक्टिवेशन एनर्जी का बार लगा देता हूं बेटा, दिस इज लेट्स से एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से बराबर या एक्टिवेशन से ज्यादा है बेटा, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कैसे दोगे, इस तरह से ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन के बराबर या उससे ज्यादा होगी। तो ये इफेक्टिव कोलिजन्स कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब अगर इसी ग्राफ को बेटा हम T2 या T+10 डिग्री सेल्सियस पर बनाएं तो ये थोड़ा सा इस तरह से जो है ग्राफ फ्लैट हो जाता है बेटा, इसका जो पीक है वो नीचे आ जाएगा, और इस तरह से ये ग्राफ आगे खिसक जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आया, जिसे मैं येलो कलर से प्लेन कर रहा हूं, T+10 अगर हम डिग्री पर ये ग्राफ बनाए बेटा, तो ये जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, इनकी वजह से रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ रहा है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से
ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स का बेटा फ्रैक्शन बढ़ा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज which have energy equal to or more than kinetic energy बेटा, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है। तो जब आपसे कोई पूछे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ गया जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो अब वो इफेक्टिव कोलिजन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बुलेट फॉर्म पॉइंट के फॉर्म में याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है सर जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। दैट्स इट। ठीक, तो अब रिकैप कर देते हैं, छोटी मोटी बातें थी, रिकैप कर देते हैं जल्दी से बेटा, और फिर कहानी को न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चलेंगे जो कि मेन मोटिव भी है। ये बस बाकी मैक्सवेल का कर्व और ये सब चीजें मैंने साथ में कवर कर ली बेटा, जो मेन फोकस है वो न्यूमेरिकल यहां से एक पूछा जाएगा उसके ऊपर है मेरा। बाकी न्यूमेरिकल नहीं आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो वो इजी होगा। जो बातचीत हमने करी है ना, नॉर्मल बातचीत जो हमने करी है, उसी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे आप कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ गया, एक्टिवेशन एनर्जी जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है। मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, तो मॉलिकुलैरिटी सर कितने मॉलिक्यूल टकरा गए उसको बोल देते हैं। ये 1 2 3 हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको करया होगे बहुत इजीली, आसान तरीके से, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं दिया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं और जो स्लो स्टेप होती है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं सर, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है। वापस से एक बार बेटा, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, प्रोडक्ट बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना होगा, पर सेकंड जो कोलिजन्स हुए उन्हें कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उनमें से जो प्रोडक्ट बनाएंगे उन्हें इफेक्टिव कोलिजन्स बोलेंगे। इफेक्टिव होने के लिए एनर्जी चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, और फाइनली यहां पहुंचे फिर हम इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमने एक ग्राफ भी देखा और एक ये फॉर्मूला, इससे भी न्यूमेरिकल खैर खास ज्यादा नहीं मिलेगा। अब बेटा क्वेश्चन जो मिलेगा आपको मिलेगा यहां से, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेटा करने की कोशिश करते हैं यहां पर। तो एक दो क्वेश्चन तो अपने पास है पेन ड्राइव के अंदर, इसको ही देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल तुम्हें खुद करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल ही बेटा यहां से आएगा। ये 3 चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में ही आपको जो है ध्यान रखने बेटे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स 2 पीडीएफ, इसको देख लेते हैं। कुछ हमारे पास इसमें एक दो अगर न्यूमेरिकल मिल जाते हैं तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है, फॉर ए रिएक्शन द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन एंड 400 केल्विन आर फाउंड टू बी दिस एंड दिस, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसके लिए मैं 2 मिनट का टाइम आपको देता हूं बेटा। तो एक्चुअल टाइमर अपना लगाकर, या 3 मिनट का टाइम रखते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो टाइमर सामने लगा हुआ है, शुरू हो जाओ जल्दी से। ठीक है, और लो फील नहीं करना है बेटा, क्वेश्चंस कराएंगे, खूब सारे क्वेश्चंस कराएंगे। थोड़ा सा चैप्टर, सारे चैप्टर्स को एक बार जल्दी जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही सतही तरीके से ऊपर ऊपर सॉल्व करें जल्दी से। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिन चैप्टर्स में क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो बस एक रिवीजन जैसी क्लासेस ये चला रखी हैं हमने, ताकि एक बार फ्रेश हो जाए मेमोरी में आपके कि भाई ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे होता था। ठीक है,
और ये क्लासेस बेटा उन बच्चों के लिए जो हमने ऑफलाइन पढ़ाए, ये जर्नल नहीं है, बाकी कोई और देखना चाहे तो वेलकम है, देख सकते हैं, बट ये हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए जो साल भर तो नहीं पढ़े और अब उनके लिए हम फिर अब यूट्यूब क्लासेस जो है वो रन कर रहे हैं। ठीक है, पूरे साल उन्होंने जो है दिमाग अपना बहुत अच्छी अच्छी चीजों में लगाए रखा बेटा, और अब वो हाथ पैर फूल रहे होंगे उनके, है ना, दुखी हो रहे होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना है, अभी भी हाथ में ही है चीजें, अभी भी बहुत कुछ बेटा हाथ से गया नहीं है, अभी भी अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू बी बेटा यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन द क्लासेस, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पेन लेके बैठना पड़ेगा। और जल्दी से लास्ट 1 मिनट बचा है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखें बेटा, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और न्यूमेरिकल यहां से बनेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल बना तो बहुत इजी होगा और फिर उसे कर आओगे तुम, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं सर, है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ गया जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो जो मिनिमम एनर्जी पोजेस करेंगे आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक आध ग्राफ भी अभी हम बनाएंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहचानने के लिए, वो भी इजी है, वो भी इजी है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ बनते हैं बेटा। तो ये टाइम ओवर हो चुका है बेटा आपका, और अब हम देखें क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, तो एक बार जल्दी से साथ में मेरे इसको देख लो बेटा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सर जी हमें बताइए रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है, देखो आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है 300 केल्विन पर, यानी कि ये T1 है, और 400 केल्विन पर बेटा यानी कि ये T2 है, और ये रेट आपको दे रखा है, दिस इज K1 रेस्पेक्टिवली, और दिस इज बेटा K2। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो दाएं से फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 बेटे। केल्विन में ऑलरेडी टेम्परेचर्स दे रखे हैं, वैल्यूज प्लेस कीजिए, तो log K2 है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, K1 है बेटा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और EA 2.303 R 8.31 बेटा यूज करना है, टेम्परेचर 300 माइनस 400। तो इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, इसको थोड़ा सा साइड में खिसका देता हूं, अब तो बेसिक मैथ रह गई। देखो 1.2 से 2.4 2 टाइम्स, और ये 20 log 20 होगा, ठीक है, ये 2 टाइम्स कैंसिल करेगा और ये ऊपर जाके पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और इधर बेटा EA अपॉन 2.303 इंटू 8.31, और देखो इसको 400 माइनस 300 यानी 100 अपॉन 400 इंटू 300, 300 इंटू 400 ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ओके। तो अब बस इसको इधर, अच्छा log 20 को भी देखो, log 20 क्या होगा बेटा, तो log 20 को ऐसे लिख सकते हो log 2 इंटू 10, तो 1 प्लस 2 यानी 1.3 ये वैल्यू बन जाएगी बेटा। तो EA यहां से क्या बनेगा, देखो ये 1.3 वैल्यू बन गई, EA बनेगा यहां से बेटा 2.303 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू 400 इंटू 1.3 डिवाइड बाई 100। तो देखो ये दो जीरो कैंसिल कर लो, ठीक है, और देखो मैं मोबाइल की हेल्प से जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूं बेटे,
है ना। मेरे पास तो मोबाइल है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप लोगों के भी पास होगा, लेकिन आप करना मत इसका यूज। क्यों नहीं करना? क्योंकि एग्जाम में नहीं मिलेगा तुम्हें मोबाइल। इंटू 300 इंटू 4 इंटू 1.3, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी बेटा EA 29855.17 जूल, और किलो जूल में करोगे तो 29.85 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल बेटा आपको दिखाई दे सकता है एग्जाम में। मैंने क्लास में भी काफी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क के लिए, और क्या है नीचे, अच्छा ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसमें दोनों चीजें यूज हो रही हैं। मैं इस क्वेश्चन की हिंट देता हूं, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है इस तरह का, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। इसमें देखो ये जो 10% और 25% रिएक्शन दे रखी है, इससे आपको K1 और K2 निकालना पड़ेगा। याद है हम ये इक्वेशन लगाते थे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन RT। तो देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन एंड इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर, ये T सेम दे रखा है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो एक तो K1 निकालोगे आप 298 केल्विन पर बेटा, और एक 308 पर K2 निकालोगे 25% के लिए। तो यहां से K1 तो कितना परसेंट टाइम कितना आ जाएगा, देखो यहां से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। अपॉन K1 और लॉग बेटा R0 100 मान लिया, RT 10% हो गया तो 90% बचा है। ऐसे ही दूसरा टाइम निकालोगे, ये तो 298 केल्विन पर आया है काम अपना, और बेटा अगर यही रिएक्शन 308 केल्विन पर कराई जाए तो K2 K चेंज हो जाएगा, लॉग 25% हो गई तो बची कितनी 75%, ये कितने पर 308 केल्विन पर। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा डिवाइड करके आप K2 अपॉन K1 की वैल्यू निकालोगे। T1 और T2 आपके पास पहले से ही है, T1 और T2 आपके पास पहले से ही है बेटा, ठीक है। तो फिर आप EA की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। EA बेटा आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है इस तरह का क्वेश्चन। और एक EA के साथ साथ एक और चीज पूछिए कि K निकालिए 308 केल्विन पर, तो उसके लिए बेटा आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? उसके लिए जो हमने पहले फॉर्म बनाई थी एक, log K इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन RT। पहले आपने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली इधर से, और देखो A की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही A की वैल्यू यहां प्लेस करोगे। टेम्परेचर 318 केल्विन दे रखा है, R आपको पता है, EA आपने इस तरह से निकाला है बेटा, वो EA इधर प्लेस करोगे तो आपको K मिल जाएगा 318 केल्विन पर भी। देख लो एक बार, तो ये अच्छा लेंदी क्वेश्चन है। ये आया तो बेटा अकेला ही तीन नंबर का है, ये अकेला अगर ये आ गया तो, ठीक है, ये आ गया तो बल्ले बल्ले, अकेला ही 3 नंबर देके जाएगा। अब बेटा देखो यहां पर हम कुछ और बातें जैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। ये तो आर्रीनियस वाला ग्राफ है, और देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, ये सब बातें हमने कर ली हैं ऑलरेडी बेटा। EA अपॉन RT देते हैं हम जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। कुछ और ग्राफ भी बनाए जाते हैं बेटा, कुछ और ग्राफ भी बनाए जाते हैं जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम लोग बना लेते हैं। तो उन ग्राफ्स को भी देख ही लो, 5 मिनट लगेंगे। यहां पर तो हम एनर्जी रखेंगे बेटा, और यहां पर हम रखेंगे रिएक्शन की प्रोग्रेस। तो रिएक्टेंट, और इस तरह से यहां कहीं प्रोडक्ट, यहां कहीं रिएक्टेंट बेटा। रिएक्टेंट से ये जो मैक्सिमम ऊपर एनर्जी का ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये EA है, एक्टिवेशन एनर्जी। और देखो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट,
ऐसा कब होता है? जब एनर्जी रिलीज हो जाती है बेटा। तो एक्सोथर्मिक का ये ग्राफ बना रखा है हमने, अगर प्रोडक्ट नीचे आ गया, और यही ग्राफ बेटा अगर इस तरह से अगर आप बना लेते, प्रोडक्ट ऊपर कहीं आ जाता और रिएक्टेंट नीचे, तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, ऐसा कब होगा? जब रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आएगी। तो बेटा ऐसा ग्राफ ये बनता है किसके लिए? आपका एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है। वैसे लाइव में ही मजा आता है पढ़ाने में, है ना। रिकॉर्डिंग तो मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बेटा आज जो है हम लाइव नहीं जा पाए, कल से फिर से लाइव ही आएंगे। आज मैं इसे अभी जस्ट विद इन टाइम फ्रेम ही इसे अभी अपलोड कर दूंगा बेटा। ओके, चलिए। तो ये एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पहचान सकते हो आप इस तरह से अगर आ जाए तो। इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके अलावा बेटा कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन के रेट पर। तो अगर आप इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हो बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करता है? केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। और इस ऑल्टरनेट पाथ पर बेटा, इस ऑल्टरनेट पाथ पर एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है? कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, लेस होती है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है ना। तो अगर आप बात करते हो बेटा रिएक्शन प्रोग्रेस वर्सेस एनर्जी का, जो ग्राफ अभी हम लोग बना रहे थे, तो अगर ये मान लो व्हाइट कलर से मैं विदाउट कैटलिस्ट ग्राफ बना रहा हूं लाइक दिस, ये कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, रिएक्टेंट से जो पीक होता है बेटा उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आप यहां जीरो से पीक को देखोगे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कहते। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बेटा विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट। अब आप इसमें कैटलिस्ट मिला दो, एक कैटलिस्ट मिला दो बेटा, तो कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा। ऐसा करते हैं, इसको हम ऑरेंज कलर से देखते हैं, भगवा कलर से बेटे। तो एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा लाइक दिस। और इस ऑल्टरनेट पाथ पर क्या होगा? इस ऑल्टरनेट पाथ पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो पीक है तो ये EA डैश हो गया बेटा, और ये हो गया विद कैटलिस्ट। तो कोई पूछे कि भाई कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कैसे कर देता है, कोई पूछे कि कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कैसे कर देता है, तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है और उस ऑल्टरनेट पाथ पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो इस तरह से हम कैटलिस्ट की हेल्प से ये समझा सकते हैं कि रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ रहा है। अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे बेटा तो एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट, और उस ऑल्टरनेट पाथ की वजह से आपके एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये अपने पास रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्लास हम डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अब डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन जो है मैं एक एक की क्लास में लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा बेटा। छोटे चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस डी ब्लॉक के मैं क्लास के साथ कराऊंगा, क्वेश्चंस के साथ ही अब क्लास चलेगी। बाद में भी करेंगे लेकिन साथ में भी करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के थोड़ा अजीब फील आ रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें बेटा, कल से फिर से लाइव जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।